हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ज्योग्राफी में भी मैं आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 4 आज हम लोग आपका देखेंगे, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? चैप्टर नंबर 4 को हम लोग देख रहे हैं और इसी चैप्टर नंबर 4 में आप ध्यान दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है वायु। आप जानते हैं बस हमारी जो आपका श्वसन क्रिया है जिससे हम सांस लेते हैं, उसमें कौन कौन सी गैसेज आती हैं, कैसा संगठन है, क्या चीजें हैं, इन सभी पर हम लोग जो है आपका गौर करके आपका इन सब चीजों पर बात करेंगे। ठीक है? और इनको हम गौर करके देखेंगे किस तरीके से है। ठीक? तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, कितने बच्चों ने वायु को देखा है कोई बच्चा जिसने वायु को देखा हो? चलिए, तो जैसे हम पढ़ेंगे तो हमको स्पष्ट हो जाएगा कि वायु को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, हम महसूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये सब कुछ इस टॉपिक के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो चीज समझ नहीं आएगी आप उसे बीच में आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है? बस अपना ध्यान प्रॉपर यही बनाए रखेंगे ताकि हमको सारी चीज समझ। हमारे पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। तो सबसे पहले अगर पूछ ले वायुमंडल कहाँ है, तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो घिरी हुई वायु की चादर है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक? पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। हम सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं, सूर्य की किरणें के लिए हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। और कह रहे हैं वायुमंडल क्या करता है कि हम सारे जीव अपने जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं और हम सांस लेने के लिए क्या है, वायु प्रदान करते हैं। और सूर्य से कुछ हानिकारक किरणें आती हैं। क्लियर है? और उन्हीं सूर्य की हानिकारक किरणों से अगर कोई हमारी रक्षा करता है तो वो कौन करता है? आपका यही वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। यदि वायु की चादर हम ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्म तप होकर जल जाएंगे। अगर ऐसा ना हो तो हम सूर्य से तप्त होकर आपका जल जाएंगे। यानी कि सूर्य की अगर सीधी किरणें हमको प्राप्त होगी तो उनमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, रेडिएशन होता है, जिससे हमारी त्वचा हम लोग आपका जल सकते हैं। वायुमंडल ऊपर होने की वजह से तो फिल्टर होकर वो हमको पहुंचते हैं। और आपको पता है समताप मंडल में ही ओजोन परत होती है। आप आगे पढ़ोगे और आपको समझने के मिलेगा कि समताप मंडल में ओजोन परत किस तरह से काम करती है। एवं रात के समय ठंड में जम सकते हैं। वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान में रहने योग्य बनाया है। कैसे है? रहने योग्य बनाया है। और इसीलिए इस वायु राशि की वजह से क्या हो गया, हम पृथ्वी पर आपका रहने योग्य आपका बन चुके हैं। ठीक? तो आप इनको अच्छे से देख चुके हैं। वायु का संगठन। संगठन का मतलब है वायु में कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। तो ये सब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप एक ये वाला चित्र बनाइए और इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये वाला चित्र जो आपके सामने दिया है, बनाइए इसे इस तरीके से एक अराउंड फिगर कीजिए। इस तरह से इसमें ऑक्सीजन बनाइए, नाइट्रोजन बनाइए, अन्य गैस, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रॉपर इनका परसेंटेज लिखिए। चलिए बनाइए, तभी आपको याद रहेगा। चलिए देख लिया, आगे बढ़ जाए। अगर आपने बना लिया हो तो ये हमारी नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑर्गन है और ये अन्य गैसें हैं और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड।
कह रहे हैं क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का प्रयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण है। कैसा है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण है जो हम सांस ले रहे हैं। आपने सांस ली तो आपको पता है कि आपके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गई, ऑक्सीजन गई, ऑर्गन गई और या फिर हीलियम गई या कोई और गैस चली गई। ये कैसे डिफाइन करेंगे? आइए इसी को भी समझेंगे। नाइट्रोजन और तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग है। और आपने देखा 21% कौन मिली हमको आपका बच्चों? O2 यानी कि ऑक्सीजन मिली O2। और आपने इसके बाद देखा 78% कौन थी आपका? ध्यान दीजिए 70% जो थी N2 नाइट्रोजन थी। अब आप कहेंगे सर O2 नाइट्रोजन कैसे लिख दिया? तो देखिए हम नाइट्रोजन को आपका रासायनिक नाम में केमिस्ट्री की भाषा में हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं O2N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर है? O2 होता है ना। और पानी किससे बनता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, नाम क्या है? H2O। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, CO2। हीलियम को H लिखते हैं, ठीक है। ओजोन को क्या लिखेंगे? O3 लिखेंगे। आर्गन को क्या लिखेंगे? चलिए आप बताएंगे, ऑर्गन गैस को क्या लिखेंगे? ठीक, हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे? H लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत बार अगर आपके सामने N2 आ जाए, O2 आ जाए, O3 आ जाए, CO2 आ जाए, H आ जाए, हीलियम आ जाए, ठीक है, He बेसिकली हीलियम आ जाए, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि भैया कोई कैपिटल वर्ड नहीं दे दिए, ABCD नहीं दी है, प्रॉपर गैसेस को लिखा गया है रासायनिक सूत्र में। ठीक, और छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं और चित्र 4.1 में रेखाकृत है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवित रखने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वह सीधे ही नाइट्रोजन नहीं ले सकते, वह मृदा के कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कि वो सीधे ग्रहण नहीं करते। नाइट्रोजन क्या बनता है? राइबोजियम होता है, राइबोजियम में गांठें बन जाती हैं। जैसे पल्स वगैरह में आप देखिए, जड़ उखाड़ कर देखोगे उसमें गांठ बन जाती है। बायो में आप लोग पढ़ोगे कि जिस तरह से आपने कोई दाल का पौधा उखाड़ा तो उस दाल के पौधे की जड़ को देखिए, सीधी जड़ें ना होकर उसमें बीच बीच में गांठ सी होती है, गोल गोल सी। तो एक्चुअल में उसी के माध्यम से नाइट्रोजन को जो आपके पौधे हैं वो आपका प्राप्त करते हैं। क्लियर है? तो सीधे प्राप्त वायुमंडल से ना लेकर क्या करते हैं? जड़ों से प्राप्त करते हैं। ठीक, इससे पौधे का में प्रयोग किया जा सकता है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा से मिलने वाली दूसरी गैस है। तो पहले नंबर पर कौन सी होगी बच्चों? तो पहले नंबर पर आपका नाइट्रोजन और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन। चलिए एक बार आप कहेंगे सर आपने बताया नहीं, ये थोड़ा सा एक बार उतार लीजिए। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह कौन कौन सी गैस क्या क्या लिखते हैं इनको देखिए। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो ऑक्सीजन कौन ग्रहण करते हैं? O2 पता होना चाहिए। मनुष्य भी लेते हैं और पशु भी लेते हैं, जबकि पौधे O2 नहीं लेते, वो CO2 लेते हैं। ध्यान दीजिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं और रिलीज कौन से करते हैं? O2 ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसलिए हम कहते हैं अधिक से अधिक पेड़ लगाइए और स्वच्छ हवा पाइए, क्योंकि अगर पेड़ अधिक होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेंगे और उसके बदले वो आपको नई ताजी हवा देंगे। तो इसलिए तो हम कहते हैं अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। क्लियर है? और यही कारण है कि हमारी सरकार और सब हर व्यक्ति का प्रयास क्या है कि आप इस तरह की चीजें करें। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन में उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन बिगड़ता है। मान लीजिए हमने कोई वृक्ष काट दिया तो जो संतुलन है वो आपका बिगड़ जाता है। ठीक है?
कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अन्य भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशु के द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों का प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर। हमने यह संतुलन बनाए रखने के लिए, परंतु यह संतुलन कोयला और खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने के लिए से बड़ा गड़बड़ जाता है। ये बड़े जलमंडल के प्रति करोड़ों वर्ष टन कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ोतरी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी के मौसम तथा जल को प्रभावित करता है। क्या करता है? इन सबको आपका प्रभावित करता है। कौन? यही आपका प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं टॉप चांसेस ऑफ द आउट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अपडेट है कि CO2 लेवल बढ़ रहा है इतने पर हाइट से। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी ब्रेकन जक्स एरिया, कैसे क्या समस्या पैदा हो रही है। तो आप देख सकते हैं जब हमारे पूरे विश्व में, ऐसे समझिए, जब कुछ ऐसी चीजें हैं, मान लीजिए एक आम रूप में समझा रहा हूं, मान लीजिए जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, बढ़ कैसे जाएगी? क्योंकि पेड़, जितनी हमारे पास पेड़ पौधे हैं, मान लीजिए ये पेड़ पौधा है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं हमारे पास, ऐसे करके बहुत सारे, तो जितना ये आपका O2 को रिलीज कर रहे हैं, यानी कि छोड़ रहे हैं, और ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के बाद भी कुछ बहुत सारे कार्बन को नहीं सोख पा रहे हैं, क्योंकि पौधे कम है और कार्बन की मात्रा ज्यादा है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगी, और कम प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी? तो हमारे यहाँ हीट बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार। अनियमितताएं हमारे मौसम में देखने के लिए मिलेगी। बारिश के दिन गर्मी, गर्मी के दिन सर्दी, मौसम शिफ्ट हो गए हैं, 15-15 दिन नीचे की तरफ आपका बढ़ते जा रहे हैं। गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, सर्दी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम लोगों को आपका देखने के लिए मिल रही है। तो इस प्रकार से हमारी ग्लोबल वार्मिंग हमको देखने के लिए मिल रही है। अब बात करेंगे सबसे पहले वायुमंडल की संरचना। किसकी? वायुमंडल की संरचना। तो हमारे वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। इन्हें आप नोट करके टू द पॉइंट बनाकर देखिए। आप अगर एक पेपर भी लेंगे ना, उसको सीधा अगर आप टू द पॉइंट लिखें चीजों को, तो इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप टू द पॉइंट चीजों से ही अच्छे से आप उनको क्लियर कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ लिखें, यहाँ लिख दिया आपने ऐसे पेपर पर, वायुमंडल की संरचना मान लीजिए। तो सबसे पहले इस तरीके से पॉइंट बनाइए। सबसे पहले देखिए 5 परत होती है, 5 परत, या इन्हीं को ले यहाँ लिखिए A, B या 1 2 3 करके पांचों के नाम लिख दीजिए। बस इस तरीके से लिखेंगे तो आप बिल्कुल टू द पॉइंट आप चीजों को रिवाइज भी कर लेंगे, मेमोराइज भी कर लेंगे, सारी चीजें आपकी याद हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और इनमें सबसे ज्यादा देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य संयुक्त मंडल एवं बहिर्मंडल। ठीक, ये आपको देखना है। क्षोभ मंडल को देखिए, सबसे पहली परत है इनकी क्षोभ मंडल। तो सबसे पहली परत पे आगे बढ़ने से ज्यादा बढ़िया है कि आप इन पांचों परतों के नाम लिखिए, फिर हम दिखाएंगे होती कैसे हैं, फिर उस पर हम लोग एक एक परत को नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे कि क्षोभ मंडल कहाँ है, मध्य मंडल कहाँ है, समताप मंडल कहाँ है, बाह्य मंडल कहाँ है, बहिष्ठ मंडल क्या है। लिखिए पहले आप इनको बेटा। हो गया बेटे? बच्चों उतर गया? चलिए, अब उसके बाद एक इस तरीके से आपको पेपर पर ये मंडल बनाने हैं, इस तरीके से।
थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिए ऊपर की तरफ, क्योंकि फिर आपके पेज में आएगा नहीं, बड़ा दिखेगा नहीं। इस तरीके से आपको बनाना है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। ये बनाइए, इस तरीके से पूरा कॉलम बना लीजिए। ऐसे बनाना है आपको, मैं बताऊँ कैसे बनाएंगे आप। ऐसे बना लीजिए और ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ इसमें नाम लिखिए, फिर ऐसे बनाइए, ऐसे करिए। चलिए बनाइए। फिर हम यहाँ सबसे पहले नीचे शॉप सीमा लिखेंगे, यहाँ समताप मंडल, उनकी हाइट के अनुसार हम लोग इनको लिखते चले जाएंगे। चलिए लिखना शुरू करें, आप बनाइए इसको सबसे पहले। हो गया? चलिए, तो सबसे पहले जो है आपने बनाया होगा क्षोभ मंडल, इस तरीके से ऐसे बनाइए क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल की हाइट अगर आप लिखोगे तो ये हमारी जो ये लाइन है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है जिस पे हम रह रहे हैं। ये लाइन वो है, कैसी है? हमारी अर्थ है, ठीक है। इस पे पर्वत भी है, पठार भी है, समुद्र भी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि बेसिकली 0 से लेकर 10 तक के बीच में अगर कुछ मिलता है, कौन सा मंडल मिलता है? तो आपका क्षोभ मंडल हमको देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? क्षोभ मंडल। यहाँ देखिए, तो जैसे ही 10 किलोमीटर हो जाएगा तो 10 किलोमीटर पे आपको मिलेगी क्षोभ सीमा। क्या मिलेगी? क्षोभ सीमा। यह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब इससे ऊपर चलेंगे, यानी कि यहाँ शुरू होगा 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, और 30 से लेकर 40, और 40 के बीच यहाँ लगभग 45, है ना। तो कहाँ से? ध्यान दीजिए, 10 से लेकर आपका 40 तक या 45 तक मान सकते हैं आप। यहाँ क्या मिलेगा आपको? समताप मंडल। तो इतने सारे के बीच में आपको कुछ दिखाई देगा, तो वो है समताप मंडल। अभी फिलहाल इतना लिखिए, जहाज वगैरह में सब लिखाऊंगा, पहले कम से कम लाइन तो क्लियर हो जाए कि है कहाँ कुछ चीजें। बच्चों उसके बाद तो करेंगे हम। यह है समताप सीमा 45 पे। देखिए समताप सीमा। हो गया? अब चलिए, इसके बाद आप देखिए, समताप देख लिया, और समताप अब यहां तक देखते हैं। इसके बाद 45 से 50 आए, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, और 80 से 5, 85। तो इसके बीच में हमको क्या मिला? मध्य मंडल, लिख लीजिए। और 85 पे क्या मिली हमको? मध्य मंडल आपको सीमा देखने के लिए। जैसे बता रहा हूं ऐसे बनाना भी है और लिखना भी है, ध्यान देना चाहिए। चलिए, इसके बाद अब आपको 95 से लेकर और 100 तक या 110 किलोमीटर तक आप लिख लीजिए बाह्य मंडल, और उसके बाद ये
अंत है आपका जो है हमारे आसमान में जाकर विलीन हो जाता है। तो इतना चित्र बनाकर आपको लिखना था और ये सारी परत आपको क्रमवः याद करनी है कि सबसे पहले कौन सी मंडल है आपका। ध्यान दीजिए, क्षोभ, समताप, मध्य और मध्य के बाद कौन सी आई, बहिर्मंडल और बहिर्मंडल। इनको आपको ध्यान रखना है। तो कल इनको पहले आप सुनाएंगे, रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।